Hi friend, welcome to the NPC Academy. This is second lecture of the industrial engineering. In the first lecture we discussed about the break-even point. Now we are going to move to our second topic, that is inventory control. Okay. जो मेरा पहला चैप्टर था, जो हम लोग पहले लेक्चर में जो डिस्कस किए वो ब्रेक इवन एनालिसिस में, उसमें बेसिकली मोटिव क्या था, कर क्या रहे थे। उसमें हम लोगों ने ये समझा कि अगर मेरा कंपनी इस रेट से अगर किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो आने वाले फ्यूचर में उसे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होने वाला है, ठीक है। या दूसरा पहलू इसका ये भी है कि अगर मेरे को प्रॉफिट लाना है तो मेरे को कम से कम कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना होगा ताकि मैं प्रॉफिट साइड में जाऊं, ठीक है। यह और भी एक तरीका हो सकता है इसको बात करने का, ये था उसमें ये भी हम लोग एनालाइज किए थे कि मैं इतना प्रॉफिट लाने के लिए कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करूं। इस तरह की बातें जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे। वो जो टोटल था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, जितना भी बातें थे वो मैन्युफैक्चरिंग के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, ठीक है। कि कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करें, क्या प्रॉफिट कर लिए, कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करें, मैन्युफैक्चरिंग के ही आसपास वो सारा चीज़ घूमते रह गया। लेकिन मेरे दोस्त, जब मैं किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करूँगा तो उस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, ठीक है, उस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बातें जो होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का संभालना है कि भाई किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करें, कि उसका क्वालिटी किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, वो मैन्युफैक्चरर इंजीनियर का काम है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने से जस्ट पहले और जस्ट बाद एक मैनेजमेंट का काम आता है। वो क्या मैनेजमेंट है भाई, आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। बिल्कुल सही बात है, रॉ मटेरियल चाहिए। मैं रॉ मटेरियल को कितना अमाउंट में खरीदा जाए, किस रेट से खरीदा जाए, कहाँ से खरीदा जाए, ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, मैनेजमेंट का। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद सेलिंग का काम है, तो किस प्रोडक्ट को किस डीलर के पास सेल किया जाए, कितने अमाउंट में सेल किया जाए, मेरा डिमांड कितना आएगा, उसमें मैं किस तरह से उसको एडवर्टाइज करूँ, वो भी एक मैनेजमेंट का काम है। सेलिंग करना भी एक मैनेजमेंट का काम है, और जो परचेसिंग करना है रॉ मटेरियल का, ये भी एक मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कितना करे वो तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन अब यहाँ पे मेरे को मैनेज करना है कि मेरे को कितना रॉ मटेरियल मंगाना है, कितना कहाँ से मंगाना है, किस रेट से आएगा, कैसे मेरे को सस्ते में रॉ मटेरियल मिल जाएगा, क्वालिटी भी अच्छा हो। ये सारे चीज़ की जो मैनेजमेंट है वो आपको इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम के बारे में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो बात हम लोग करने वाले हैं, आज के जो टॉपिक है, आज हम लोग 4 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू द इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। सेकंड जो टॉपिक होगा वो डिफरेंट कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम। थर्ड टॉपिक होगा डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंटरी सिस्टम, ठीक है। जो फोर्थ टॉपिक होगा वो डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंटरी रिव्यू सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। इन्वेंटरी कंट्रोल क्या है। मैंने अभी तक क्या बोला आपको कि जो रॉ मटेरियल आया उसको मैनेज करना, कितना रॉ मटेरियल मैं लाऊं, कहाँ से लाऊं, कितना खर्च करेगा, ये जो मैनेजमेंट का काम है वो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम से ही पता चलता है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इन्वेंट्री क्या चीज़ है। इन्वेंट्री का मतलब आपके स्टॉक में जो सेल करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो आप पार्ट रखे हैं, जो सामान रखे हैं, उस सामान को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड में इन्वेंट्री बोलते हैं। वो जो इन्वेंट्री है उसको मैनेज ही करना भी हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि भाई इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम कैसे ज़रूरत है, इसका क्या नेसेसरी है, मतलब किस तरह से ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। मान के चलिए कि मैं एक कार मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है। मेरा एक कंपनी है जो कि कार मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कार मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अब मैं तो कार का हर एक पार्ट तो नहीं बनाऊंगा। हो सकता है उसका मैं बॉडी का शेप बनाऊं लेकिन टायर ना बनाऊं, जो बल्ब जो ग्लो लाइट लगा है वो मैं ना बनाता हूं, कहीं और से पार्ट मंगाकर उसको असेंबल करता हूं। तो कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रोडक्ट को बना रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारा पार्ट बनाएगा। वो कुछ पार्ट क्या करता है, परचेस करके मार्केट से वो उसको क्या करता है, असेंबल भी करता है। तो सपोज कीजिए कि मैं टायर बनाता हूँ, ये रियल एग्जांपल है। जो मारुति है, मारुति क्या करता है, वो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है लेकिन वो टायर अपना नहीं बनाता है, वो टायर कहीं से परचेस करके लाता है। तो टायर वो परचेस करके लाता है तो भाई उसको कितना टायर लाना है,
कितना परचेस करके ले आकर उसको अपने इन्वेंट्री में रखना है, ताकि जब उसको मैन्युफैक्चरिंग करना हो उस कार का तो उसमें लगा पाए। क्योंकि हर एक कार के लिए 5 टायर देना पड़ेगा, 4 जो व्हील है उसमें लगाने के लिए, प्लस में एक सेफ्टी के लिए, ठीक है ना, जिसको स्टेपनी भी बोला जाता है, तो उसको 5 चाहिए, ठीक है, हर एक कार के लिए। तो वो क्या करेगा कि कुछ जैसे में 2000 5000 टायर क्या करेगा, मंगा कर अपने इन्वेंट्री में रखेगा। तो इन्वेंट्री में रखेगा, अगर वो सरप्लस अमाउंट में टायर को मंगा के रखे, अगर सरप्लस अमाउंट में मंगाएगा तो उसको कुछ डिस्काउंट भी देगा, जो सेल कर रहा है टायर वो डिस्काउंट भी देगा कि भाई ठीक है, अगर आप 10,000 टायर लेकर जाते हैं एक बार में तो पर टायर का कॉस्ट होगा वो 2000 होगा, ठीक है। अगर उससे आप कम लेकर जाते हैं तो आपको भाई 2200 रुपये देना पड़ेगा पर टायर, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि लोग सोच सकते हैं कि ठीक है भाई, आखिर मेरे को बनाना ही है, आज हम तो कल जरूरत पड़ने ही वाला है टायर को, मैं एक ही बार में ज़्यादा टायर लेकर आ जाता हूँ, सस्ता भी पड़ जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, जब आप उतने टायर को ले आकर अपने पास आइएगा खरीद कर, परचेस करके, तो आप उसको रखना है ना। अगर सरप्लस अमाउंट में खरीद कर ले आते हैं कि मेरे को सस्ता पड़ जाएगा, अगर आप अपने स्टोर रूम में उसको रखने जाइएगा तो स्टोर रूम में जगह भी तो होना चाहिए। 100 टायर रखने के लिए अगर 5 रूम की ज़रूरत पड़ता है तो 2000 आप टायर मंगाए हैं तो उस अनुसार से आपको स्पेस भी चाहिए। अगर आपको स्पेस चाहिए तो आपको रेंट पे रूम लेना पड़ेगा, रेंट पे रूम लीजिएगा तभी तो रखिएगा। अब रेंट पे रूम लीजिएगा तो मतलब आपको क्या, जो वहाँ से पैसा बचा हुआ था, अब इस पैसों का कहाँ आप खर्च करने लगे हैं? रेंट के लिए, कार जो टायर है उसको होल्ड करने के लिए होल्डिंग कॉस्ट में उसको देना पड़ रहा है। तो आप इसी चीज़ को मैनेज करना है कि जितना वहाँ से पैसे मैंने सेविंग किया था डिस्काउंट से, क्या वो पैसे से, जो मान लीजिए वहाँ से मेरे को सेविंग हुआ 10,000 रुपये, ठीक है ना, थोक में लाने से, लेकिन ये पता चला कि यहाँ पे रेंट में ही ज़्यादा मेरे को खर्च पड़ने लगा। 10,000 वहाँ सेव किया था, यहाँ 15,000 मैंने रेंट में ही दे दिया, क्योंकि ज़्यादा टायर है, ज़्यादा स्पेस लिया, 15,000, तो फायदा हुआ, घटा हो गया। तो इस चीज़ को हमको समझना है कि कितना अमाउंट में ले आए ताकि मेरे को बेनिफिशियल हो। तो लोग बोल सकते हैं कि ठीक है भाई, एक और तरीका है कि भाई थोड़े थोड़े करके ले आओ, बार बार ले आओ। अगर मैं बार बार लाता हूँ तो थोड़ा सा वहाँ से तो महंगा भी पड़ेगा, क्योंकि वो डिस्काउंट नहीं देगा, थोड़ा थोड़ा क्वान्टिटी देगा। तो ठीक है चलो भाई, लेकिन रेंट में तो बचेगा, ठीक है, मैंने मान लिया रेंट में भी बच गया। लेकिन अगर ये सिचुएशन आए कि अगर ये आपका कार का डिमांड है, वो अभी चल रहा था 100 कार, ठीक है ना, अगर वो अचानक दिवाली का टाइम आ गया है, वो कार का जो डिमांड है वो 105 हो गया है, मतलब 5 एक्स्ट्रा कार का डिमांड आपके पास आ गया है। लेकिन जो आप टायर का जो इन्वेंट्री रखे हैं वो 100 कार के एस्पेक्ट में रखे हैं, मतलब 500 ही रखे थे, पर कार 5 टायर लगता है तो 500 आप रखे हैं स्टोर में, लेकिन 105 हो गया है, तो मतलब और आपको 25 एक्स्ट्रा मतलब 525 टायर का जरूरत है, लेकिन 25 आपके पास है नहीं। तो अब इस समय क्या होगा, आप जो 5 एक्स्ट्रा कार का डिमांड है वो उसको आप फुलफिल नहीं कर पाइएगा। जब आप 5 कार का डिमांड जो एक्स्ट्रा आया उसको फुलफिल नहीं कर पाइएगा, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका वैल्यू था मार्केट में कि भाई आप डिमांड आपका होता है वो फुलफिल हो जाता है, आपका सर्विस लेवल अच्छा है, वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, मतलब मेरा गुडविल लॉस हो जाएगा। गुडविल तो छोड़िए ना, वो तो अलग की बात है, गुडविल लॉस हुआ, लेकिन जो मैं प्रॉफिट कमा सकता था, जो अर्न कर सकता था, वो एक्स्ट्रा 5 टायर को बेचकर वो भी मेरे को नहीं मिला ना। मान लीजिए मैं पर कार 10,000 रुपये सेविंग करता था तो मेरा 5 कार जो एक्स्ट्रा था वो नहीं सेल हो पाया, क्योंकि इन्वेंट्री नहीं था, तो मेरा 50,000 का यहाँ लॉस हो गया। जब 50,000 का लॉस हो गया तो ये लॉस को क्या बोल सकते हैं, जो प्रॉफिट हो सकता था वो नहीं हुआ, इस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, जो लॉस हुआ, जो प्रॉफिट में लॉस हुआ उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस। जो प्रॉफिट हो सकता था वो नहीं हो पाया, लॉस हो गया, इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस। मतलब आपके पास स्टॉक कम है तो आपके पास 2 लॉस होगा, एक तो गुडविल लॉस हो गया, दूसरा आपके पास पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है। तो इस तरह का लॉस होता है, ज़्यादा भी नहीं रख सकते हैं, कम भी नहीं रख सकते हैं, तो भाई आपको मैनेज करके रखना है, ठीक है। इसी मैनेजमेंट को हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में पढ़ेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं अगला जो टॉपिक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। मेरे को इन्वेंट्री को मैनेज करना है, किस लिए मैनेज करना है, कि प्रॉफिट मेरा अच्छा हो, ठीक है, प्रॉफिट मेरा अच्छा हो, मतलब जो इन्वेंट्री परचेस करके रॉ मटेरियल जो ला रहे हैं उसमें मेरा कम खर्च हो, ठीक है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट हो वो कम हो, उतना
यही मेरे को सीखना है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट हो वो कम हो, उतना ही प्रोडक्ट मेरे पास आ जाए। अब इस इन्वेस्टमेंट को मिनिमाइज करने के लिए, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन सा जो इन्वेस्टमेंट है, जो मैं पैसा लगा रहा हूँ अपने इंडस्ट्री में तो अलग अलग जगह पे अलग अलग पैसा लगा होगा। मैं कुछ वर्कर को दे रहा हूँ, कुछ ऑपरेटर को दे रहा हूँ, कुछ वॉचमैन को दे रहा हूँ, कुछ ट्रांसपोर्टेशन वाले को दे रहा हूँ, कुछ टैक्स दे रहा हूँ, कुछ रॉ मटेरियल को दे रहा हूँ, कुछ मशीन को मेंटेनेंस के लिए दे रहा हूँ। लेकिन इसमें से कुछ ही ऐसा कॉस्ट है जो कि क्या है, इन्वेंट्री से रिलेटेड है। जो मेरे पास स्टॉक आ रहा है, जो रॉ मटेरियल का जो मैंने मंगाया इन्वेंट्री के लिए, उसमें से कुछ ही जो मेरे पास जो पैसा लगा हुआ उसमें से कुछ ही उसके साथ इंटर रिलेटेड है। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा कॉस्ट है जो उसके साथ इंटरलिंक्ड है, कौन उसके साथ इंटरलिंक्ड है। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरा कंपनी में जो ऑपरेटर है वो मशीन पे काम कर रहा है, उसको मतलब है इन्वेंट्री से कुछ मतलब नहीं है, उसका मेरे को पैसा भाई देना है क्योंकि वो मशीन पे काम कर रहा है, इन्वेंट्री से उसको कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं दूसरा पहलू ये भी है, अगर मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो भी तो मेरा खर्चा है, वो भी तो मेरा इन्वेस्टमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी बिल को इन्वेंट्री से कुछ मतलब है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो तो डिपेंड कर रहा है कि कितना आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं गुड्स का, उस पर डिपेंड कर रहा है, तो उसको इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट है उसको इन्वेंट्री से मतलब नहीं है। लेकिन अगर जो मेरा और सब जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे मान लीजिए जो मैं परचेस करने के लिए जो पैसा दिया हूँ इन्वेंट्री के लिए, इन्वेंट्री को परचेस करने के लिए जो मैंने पैसा दिया है वो क्या है, इन्वेंट्री से रिलेटेड है। जो परचेस जो भी गुड्स को परचेस करने के लिए जाएगा, रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए जाएगा, मेरे कंपनी का आदमी वो क्या करेगा, वो जाएगा वहाँ पे जिससे खरीदना उससे बातचीत करेगा, उससे अपना बनाएगा कि भाई मेरे को इतना चाहिए, कितना में आप दे सकते हैं, ये सारा बातचीत वहाँ पे होगा। जो बात सहमति बनेगा, नहीं भी बन सकता है। तो ये सब दरमियान जो पैसा खर्च हो रहा है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो वहीं हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सा जो कॉस्ट है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड है। मोस्टली 4 कॉस्ट, 5 नहीं, अभी 4 ही कॉस्ट के बारे में, 5वें कॉस्ट भी होता है लेकिन 4 ही कॉस्ट के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। 5वें कॉस्ट को बाद में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जो 4 कॉस्ट होता है वो इन्वेंट्री के साथ इंटरलिंक्ड होता है। वो 4 कॉस्ट क्या है, सबसे पहला कॉस्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर मान लीजिए मेरे को रॉ मटेरियल लाना है तो मेरे को ऑर्डर करना पड़ेगा। तो भाई ऑर्डर करने में पैसा लगता है क्या, फ़ोन से बोल दो आ जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, उसमें क्या पैसा है फ़ोन का चार्ज के तो मतलब नहीं ना मानेंगे कि वो मेरा इन्वेस्टमेंट है। नॉर्मली आदमी रिचार्ज करा कर रखता है, फ़ोन करेगा बस हो गया, तो उसमें तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं भाई। जब कंपनी कोई भी ऑर्डर करता है किसी भी प्रोडक्ट को, तो उसके जो एम्प्लॉय होते हैं वो एम्प्लॉय वहाँ पे जाते हैं, उसके जो आप रॉ मटेरियल लाते हैं उसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि भाई मेरा जो एक्सपेक्टेड क्वालिटी है वो उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके साथ बातचीत करने के लिए जाएंगे पैसे के लिए कि भाई आप किस रेट में दे सकते हैं, मेरे को इस रेट में यहाँ पे मिल रहा है, आप किस रेट में दीजिएगा। इस सब टॉलरेंस करने के लिए, बातचीत करने के लिए जाएंगे जो वहाँ पे आदमी, उसमें तो मेरा खर्च हुआ ना। जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, अगर वहाँ से समन्वय बन गया कि हाँ ठीक है सामान खरीदना है, तो वहाँ से लेकर अपने स्टोर रूम तक लाने में जो भी तो कुछ पैसा खर्च होगा ट्रांसपोर्टेशन का। ये जो पैसा खर्च जो हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, चाहे जो मेरा आदमी जो एम्प्लॉय है वो वहाँ पे गया क्वालिटी चेक करने का, इसमें जो पैसा खर्च हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये ऑर्डर करने के दरमियान पैसा खर्च हुआ है, ठीक है। ये क्या हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। ऑर्डरिंग हो गया। अब ऑर्डरिंग करने के बाद हमको तो जो सामान खरीद रहे हैं, मान लीजिए टायर खरीदने के लिए गए हैं, तो वहाँ पे टायर का तो पैसा देना पड़ेगा ना। बोलेगा कि मैं टायर बेचूंगा, एक टायर का दाम होगा 2000 रुपये, तो भाई 2000 रुपये के तो हिसाब से मेरे को 100 टायर लाना, तो वो तो मेरे को देना है ना 2000 मल्टीप्लाई विद, अगर 100 लेना 2000 मल्टीप्लाई विद 100, इतना मेरे को तो वहाँ देना पड़ेगा परचेस करने के लिए। तो सेकंड जो कॉस्ट होगा क्या होगा, परचेसिंग कॉस्ट हो गया, ठीक है भाई। परचेस कर लिए सामान, ट्रांसपोर्टेशन का भी चार्ज दे दिए, ऑर्डरिंग वाला में एम्प्लॉय गया था उसका भी चार्ज खत्म। जैसे ही मटेरियल मेरे पास स्टोर रूम में आया, जैसे ही मेरे स्टॉक रूम में आया, जब स्टोर रूम में आया तो स्टोर रूम में रखेंगे। अब हो सकता है 100 टायर लाए तो आज ही तो 100 टायर नहीं ना यूज़ हो जाएगा। आज मेरा 10 अगर मान लीजिए मेरा बनता है कार मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक दिन में मान लीजिए 5 कार मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो मतलब आप 25 टायर का ही यूज़ कीजिएगा, बाकी तो 75 ऐसे पड़े होंगे स्टोर रूम में। कल उसके ज़रूरत पड़ेगा फिर 25, इस तरह से ख़त्म होंगे। तो जब तक वो स्टोर रूम में रहेंगे तो स्टोर रूम का जो रेंट दे रहे हैं तो वो भी तो उसी के लिए ना दे रहे हैं, वो टायर को रखने के लिए ना। तो टायर को होल्ड करने के लिए भी हम पैसा कुछ खर्च कर रहे हैं, तो वो किस में चला जाएगा, वो भी इन्वेंट्री से रिलेटेड है। तो वो किसको हम लोग क्या बोल देंगे, होल्डिंग कॉस्ट। उस
टायर को होल्ड करने के लिए मेरे को कितना कॉस्ट पे करना पड़ा। ठीक है, ये मेरा होल्डिंग हो गया। एक और कॉस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट या शॉर्टेज कॉस्ट। ये क्या है इसको समझते हैं। मान के चलिए कि अभी दिवाली का टाइम आने वाला है, दिवाली का टाइम आ रहा है, तब दिवाली में कार का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लोग खरीदते हैं। ठीक है, डिमांड अगर बढ़ गया है, मैं मान के चल रहा था कि मेरा 100 ही डिमांड होगा, अगर 105 डिमांड हो गया है तो मैं क्या बोलूँगा, लोग दिवाली का ऑफर है, दिवाली का टाइम है, लोग अगर जिसको खरीदना है वो तो गया है, 105 ऑर्डर है, मैंने 100 ऑर्डर था वो फुलफिल कर दिया, 5 ऑर्डर बाकी है, 5 कस्टमर मेरे पास सामने बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं भाई मेरे को कार दीजिए। ठीक है, उनके पास पॉकेट में पैसा है भाई, वो खरीदना चाहते हैं, आप नहीं दीजिएगा दूसरे से खरीद लेंगे। लेकिन भाई मैं तो चाहूँगा ना कि मेरा ही प्रोडक्ट इनको मिले, मेरा ही प्रोडक्ट इनको मिले। अगर मैं इनको प्रोडक्ट नहीं दूंगा, मेरे पास शॉर्टेज है, मेरे पास अभी है नहीं, 100 कार था मैंने सप्लाई कर दिया, 5 बाकी जो एक्स्ट्रा डिमांड है वो कस्टमर मेरे सामने बैठे हैं, मैं बोलूँगा सर देखिए मैं आपको काफ़ी अच्छे कार दूंगा, और जो कार दूंगा वो जो होगा वो आपको मार्केट में जितना भी कार सेलर है उनसे मैं सस्ते रेट पे दूंगा, 5000 पक्का आपको कम कॉस्ट रखूंगा। मैं क्या किया, इस कस्टमर को अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनको ये एक ऑफर दिया कि मैं 5000 आपको सस्ते में दे दूंगा, लेकिन आज नहीं दे पाऊंगा, आप 10 दिन वेट कर लीजिए, मैं आपको 10 दिन में आपको प्रोडक्ट दे दूंगा। उसके पास पैसा है, अगर मैं ये बात नहीं 5000 का डिस्काउंट अभी नहीं देता हूँ तो कहीं जाकर दूसरे जगह खरीद सकता है, लेकिन ये 5000 के डिस्काउंट के कारण हो सकता है वो हमारे साथ जुड़ के रहे। अब ये मेरे 5000 का डिस्काउंट देने के कारण एक तो ये हो गया कि जो मेरा गुडविल है, अपना रिलेशन है, वो भी मेंटेन रह गया, प्लस में जो मेरा पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस जो हो रहा था, जो कि मेरे प्रॉफिट अर्न हो सकता था, वो भी लॉस होने से बच गया। तो मेरे को 5000 जो डिस्काउंट देना पड़ा, वो एक्चुअली में जो प्रॉफिट होगा बेचने के बाद उसमें से तो 5000 घटा ही न देंगे, 5000 घटा ही देंगे। मतलब ये इन्वेंट्री मेरा शॉर्टेज होने के कारण मेरे को ये 5000 रुपया लॉस कराना पड़ रहा है, प्रॉफिट में से 5000 का लॉस कराना पड़ रहा है। तो ये भी एक तरह का क्या है, इन्वेस्टमेंट है। जो लॉस है एक्चुअली में वो क्या है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे शॉर्टेज कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट, शॉर्टेज या स्टॉक आउट कॉस्ट। ठीक है, ये जो 4 कॉस्ट हैं ये हम लोग पढ़ ले। एक 5वां कॉस्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि सेटअप कॉस्ट। तो सेटअप कॉस्ट एक तरह से समझ सकते हैं, मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ आपको बता दूं। कभी कभी क्या होता है ना कि जो इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे मैंने मारुति के एग्जांपल दिया, मारुति अपना टायर खुद नहीं बनाती है, तो अगर मारुति अपना टायर खुद नहीं बनाता, अगर वो सोचे फ्यूचर में कि मेरे को टायर मैन्युफैक्चरिंग करना है, वो क्यों टायर नहीं बना पा रहा है, क्यों नहीं बनाता? इतना बड़ा है उसके पास पैसा, भाई बना लेगा, वो जिस दिन चाहे बना सकता है। लेकिन वो इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि जो मान लीजिए मैं सेटअप करूंगा, टायर मैन्युफैक्चरिंग का जो सेटअप होगा, उस सेटअप में से कंटिन्यूस अगर वो सेटअप चले तभी तो मेरे को प्रॉफिट होगा, अगर वो कंटिन्यूस ना चले तो मेरे को प्रॉफिट थोड़े होगा। मेरे को 2000 का डिमांड है, जो मेरा अगर सेटअप लगाता हूँ तो 5000 मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो अभी मेरा प्रॉफिट होगा ना, तो मैं लॉस में चला जाऊँगा। और 2000 का मेरे पास डिमांड ही है तो मैं क्यों लगाऊंगा, मैं बाहर से ही कर दूंगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्लांट क्या करता है कि लगा लेता है, थोड़े टाइम के लिए चलाएगा, ऑपरेट करेगा। जैसे मतलब मान लीजिए महीने में उसको 5 दिन ऑपरेट करेगा, 5 दिन ऑपरेट करके जितना उसमें से इसको रिक्वायरमेंट था उतना मैन्युफैक्चर करके फिर उसको बंद कर देगा, फिर अपना इस लाइन में लगे रहेगा। फिर जब जरूरत पड़ेगा फिर उसको चालू करेगा, मैन्युफैक्चर करके अपना इन्वेंट्री में रख लेगा, फिर उसके बाद अपना काम चालू रखेगा, उसको बंद कर देगा। तो कभी कभी होता है इस तरह से लोग प्रेफर करते हैं। तो लेकिन जब आप उस तरह का सेटअप बनाइएगा तो जिस दिन उसको बंद करके, अगर महीने में 30 दिन में 5 दिन ही चलाना था, बाकी 25 दिन बंद पड़ा है, तो जब खोलिएगा 25 दिन बाद तो ग्रीस वगैरह सब तो डालना पड़ेगा ना, ग्रीस व्रीस उसको रन करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, वर्कर उस पर जाएंगे, चेक करेंगे सब चीज़ सही है ना। तो वो जो सेटअप करने में जो कॉस्ट लगता है उसको सेटअप कॉस्ट बोलते हैं। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट अभी ये जो मेरे 4 कॉस्ट है वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक क्या है? थर्ड टॉपिक ये है डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री को क्लासिफाई करने के लिए 2 पैरामीटर है। एक तो पैरामीटर आप ऑन द बेसिस ऑफ यूज के बेसिस पे इन्वेंट्री को क्लासिफाई कर लीजिए, या आपका बस दूसरा पैरामीटर है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी पे क्या भाई, अगर मैं कोई भी इन्वेंट्री रखूंगा तो ये मेरे को पता चाहिए इन्वेंट्री का यूज क्या है, ये कब यूज होने वाला है। एज फॉर एग्जांपल
अगर मान लीजिए कोई वुलन प्रोडक्ट मैं सेल करता हूँ, मेरा एक मान लीजिए कि मॉल है, कोई एक मॉल है, मॉल में हर तरह का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, किसी भी तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि वो मल्टी ब्रांड है, हर अलग अलग ब्रांड का अलग अलग प्रोडक्ट रखता है, चाहे वो किचन का सामान हो, चाहे ग्रोसरी का सामान हो, चाहे कपड़े हो, सारा सामान रखेगा। अब उसमें कुछ ऐसा होता है कि मतलब उसका डिमांड जो है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग यूज़ पे डिपेंड करता है। आज फॉर एग्जांपल वुलन का है, वुलन का सामान भी रखा होगा, वुलन प्रोडक्ट भी रखा होगा वो मॉल, तो वुलन का जो प्रोडक्ट रखा होगा वो क्या है, वुलन का प्रोडक्ट समर में तो बिकता नहीं है, कम डिमांड होता है, बिकता भी होगा तो रेयर बिकता होगा। तो जो वुलन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो डिमांड आएगा कब, विंटर सीजन में। तो जो मॉल वाला होगा वो अपने इन्वेंट्री जो इन्वेस्टमेंट है वो वुलन प्रोडक्ट पे खर्च नहीं करेगा समर टाइम में, वो वुलन प्रोडक्ट पर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। क्यों भाई, सेल होना ही नहीं है तो क्यों ले आकर रखेंगे, सेल भी नहीं होगा, स्टॉक में रखेंगे, स्टॉक का जो रेंट देना पड़ेगा वो होल्डिंग कॉस्ट में ज़्यादा मेरा पैसा लग जाएगा। तो वो क्या करेगा, समर के टाइम में उसको प्रेफर नहीं करेगा, विंटर के टाइम में उसको ज़्यादा प्रिविलेज देगा। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं जो कि सीजन वाइज सीजन डिपेंड करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीजन इन्वेंट्री। ऑन द बेसिस ऑफ यूज समझ में आ गया क्या मैं बोल रहा हूँ कि इसका यूज किस में है, विंटर में है। तो इस तरह के इन्वेंट्री को मैं विंटर में ही लेकर अपने स्टॉक में रखूंगा। और ये जो इन्वेंट्री है ये क्या है, सीजनल इन्वेंट्री है। ये किस पैरामीटर पर मैंने इसको बोला, ऑन द बेसिस ऑफ यूज मैंने बताया, ठीक है। अब जो सेकेंड इन्वेंट्री है वो क्या है, सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, एन एवरेज मेरा 100 मार्कर, मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैं मार्कर का सेल करता हूँ, ठीक है। तो मार्कर का सेल कर रहा हूँ, मेरा एन एवरेज 100 प्रोडक्ट जो है ना वो मेरा सेल हो जाता है एक मंथ के अंदर। 100 प्रोडक्ट एन एवरेज एक मंथ के अंदर सेल होता है, तो मैं ये मान के चलूँगा कि मेरे पास जो इन्वेंट्री में है वो कितने प्रोडक्ट होने चाहिए महीने के लिए 100 प्रोडक्ट होना चाहिए। आज मैं जब इन्वेंट्री में सामान आया, आज महीने का पहला दिन है, आज मैंने 100 सामान रख दिया, महीने के लास्ट तक मेरा 100 सामान बिक जाएगा। लेकिन ये जो मार्कर का डिमांड है वो फिक्स नहीं है, ये प्रोबेबिलिस्टिक है, हो सकता है 100 से ज़्यादा भी, कम भी हो सकता है, लेकिन एन एवरेज 100 होता है। मैं पीछे के डिमांड से मैंने अपना एनालाइज किया तो मेरे को लगा कि 100 होता है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ 100 होता है, तो मैं अपना 100 रखना प्रेफर कर दिया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 105 हो जाए डिमांड, ये भी तो हो सकता है कि 95 ही डिमांड रह जाए। तो मतलब यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है कि फ्लक्चुएशन है कितने का, 5 का। तो मैं क्या करूँगा, अपने 100 तो रखूँगा ही प्रोडक्ट, 100 जो डिमांड है, जो 100 मेरे को एवरेज लगता है फिक्स है, तो 100 प्रोडक्ट तो रखूँगा ही, 5 एक्स्ट्रा रख लूँगा कि अगर 105 डिमांड होता है तो मैं दे दूँगा, अगर एक 95 डिमांड रह जाएगा तो मेरे पास 5 ये पहले का बचा हुआ है। तो अगला जब मैं ऑर्डर करूँगा मंगाने के लिए मार्कर, अपने जो डीलर है, डीलर से जब मैं मंगाऊंगा, मैं रिटेलर हूँ, मैं डीलर से मंगाऊंगा तो 95 ही मंगाऊंगा, क्योंकि मेरे 5 बचा हुआ है। तो 5 बचा हुआ प्लस मैंने 95 मंगा लिया, वो 100 हो गया, फिर से मैं स्मूथली रन करूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए 105 डिमांड हो जाएगा, अगर ये मैं 5 एक्स्ट्रा नहीं रखूंगा तो ये क्या होगा, मेरा गुडविल लॉस हो जाएगा। भाई कम है तो मैं कहाँ से लेकर दे दूंगा, अचानक तो मैं आ नहीं सकता। मैं बोलूँगा डीलर को भाई पहुँचा दो, 5 मार्कर है, पहुँचा देगा, नहीं पहुँचाएगा। तो मेरा जब 5 कम हो जा रहा है तो इस 5 को हम लोग एक्स्ट्रा में रखेंगे, सरप्लस में रखेंगे। ये जो 5 एक्स्ट्रा जो मैंने रखा है स्टॉक में मार्कर, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बफर स्टॉक, ठीक है ना, या स्टॉक इन्वेंट्री, बफर स्टॉक या स्टॉक इन्वेंट्री इसको बोलेंगे। तो ये जो इन्वेंट्री मैंने रखा सरप्लस इन्वेंट्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बफर इन्वेंट्री, बफर स्टॉक इन्वेंट्री या स्टॉक इन्वेंट्री, ठीक है, सरप्लस स्टॉक इन्वेंट्री। समझ गए क्या है ये। थर्ड पे आते हैं। थर्ड होता है पाइपलाइन या ट्रांजिएंट इन्वेंट्री। अब ये क्या है भाई, पाइपलाइन एंड ट्रांजिएंट इन्वेंट्री। जब मैंने प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, परचेस कर लिया, परचेस करने के बाद क्या होता है कि अब वो जो एजेंसी है जहाँ से हम लोग प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, वो अपना देखेगा भाई मेरा ट्रांसपोर्ट किस दिन खाली है, किस दिन उस एरिया में जा रहा है। जिस दिन उस एरिया में जाएगा उसी दिन वो ट्रांसपोर्ट करेंगे, मेरे जो मैंने खरीदा उसी दिन उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। जिस दिन उनको लगेगा कि भाई मेरा ट्रांसपोर्ट इधर जा रहा है, जिधर मेरे को सप्लाई करना है प्रोडक्ट को, तो उसी दिन वो ट्रांसपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी जो मैं खरीदा हूँ प्रोडक्ट, उसके लिए मैं पैसा भी इन्वेस्ट कर चुका हूँ। वो जो मेरा मान लीजिए 100 यूनिट मेरे को वो प्रोडक्ट खरीदना था, तो 100 यूनिट मेरे लिए एलोकेट कर दिया गया है कि वो मेरा प्रोडक्ट है, लेकिन अभी मेरे हाथ में वो नहीं है।
वो मेरे हाथ में अभी नहीं है, वो कहाँ है, अभी ट्रांजिएंट में है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में है, ट्रांजिएंट में है। तो इस तरह के इन्वेंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट इन्वेंट्री या पाइपलाइन इन्वेंट्री। मतलब ऐसा इन्वेंट्री जो आपका हो लेकिन अभी आपके पास नहीं है, जो आपका हो लेकिन अभी आपके पास नहीं है, ट्रांजिएंट में है, उस तरह के इन्वेंट्री को ट्रांजिएंट या पाइपलाइन इन्वेंट्री बोलते हैं। अब आते हैं चौथा क्या है, एंटिसिपेशन इन्वेंट्री। एंटिसिपेशन इन्वेंट्री सबसे बेस्ट एग्जांपल एंटिसिपेशन इन्वेंट्री के लिए कोरोना का टाइम है भाई। क्या है एंटिसिपेशन इन्वेंट्री, उसको समझते हैं। कभी कभी जिस तरह से अभी कोरोना का जो पेंडेमिक आया था मार्च में, उसमें क्या हुआ था, मार्च 2020 में ही स्टार्ट हुआ था लगभग, मोस्टली ज़्यादा मतलब रेट उसका तेज हो गया था। उसमें क्या हम लोग देखे थे कि अचानक मास्क का डिमांड क्या हो गया था, बढ़ गया था। मास्क का डिमांड था, पहले मास्क का डिमांड उतना था नहीं, तो कुछ लोग मास्क रखा करते थे, कुछ शॉपकीपर वाले जो मेडिकल वाले थे वो मास्क रखा करते थे, कोई धूल कण को बचने के लिए मास्क यूज करता था। तो ये जो मास्क सडन डिमांड बढ़ा, लिमिटेड इन्वेंट्री है भाई। शॉप जो अभी तो किराने वाले भी रखते हैं मास्क, लेकिन उस समय क्या होता था कि जो मेडिकल स्टोर वाले थे अब वही मतलब मोस्टली रखते थे मास्क को। अब अचानक डिमांड बढ़ गया है, लिमिटेड अमाउंट में इन्वेंट्री है, अब क्या होगा, प्राइस हाइक होने वाला है। प्राइस हाइक हो जाएगा ना काफ़ी। अगर भाई मेरे पास 5 प्रोडक्ट है, 100 लोग खड़े हैं आगे, मैं किसको दूंगा, मैं बोलूँगा भाई 5 रुपये का सामान मैं 500 का दूंगा, लेना है लो, फिर भी लोग ले लेंगे। 100 लोग हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, प्राइस हाइक हो गया है, बिक जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें को, सस्ते प्रोडक्ट को महंगे में लोग बेचने लगते हैं, डिमांड जब बढ़ जाता है। तो उस दौरान गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसी लाती है। क्या लाती है, गवर्नमेंट का पॉलिसी आता है कि भाई आप अपना मास्क किसी को भी नहीं सेल कर सकते हैं। आप इस प्रोडक्ट जो आपका मास्क है, एग्जाम्पल के लिए मैं मास्क लिख के आऊँ, इसको आप उन्हीं व्यक्ति को दीजिएगा जो कि जिनको रिक्वायर्ड है, जो मेडिकल अब जिनको शक हो गया कि नहीं इनको कोरोना होगा, उनको ही सिर्फ दीजिएगा, बाकी आप किसी को नहीं बेच सकते हैं। और बेचना भी है जेन्युइन रेट पे। 5 रुपये का सामान है, आपको 10 रुपये से ज़्यादा महंगा नहीं बेचना है। ये नहीं कि 5 का सामान 500 में बेच रहे हैं। इस तरह का गवर्नमेंट का जब रूल एंड रेगुलेशन आपके इन्वेंट्री पर लग जाता है, जो इन्वेंट्री पर आपको गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन लग जाता है, उस तरह के इन्वेंट्री को क्या बोलते हैं, एंटिसिपेशन इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं उसको, एंटिसिपेशन इन्वेंट्री। समझ गया एंटिसिपेशन इन्वेंट्री क्या होता है। अब आते हैं 5वें पे। 5वें का है भाई डीकपलिंग इन्वेंट्री। डीकपलिंग इन्वेंट्री क्या होता है, कब से एक एग्जाम्पल चल रहा है कार मैन्युफैक्चरिंग का। जब कार मैन्युफैक्चरिंग होता है तो एक चेन होता है, ठीक है ना, बॉडी बन गया, कुछ दूर एक अगले वर्क स्टेशन, बहुत सारे वर्क स्टेशन होते हैं, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग चेन है, वहाँ से बॉडी बनकर आया, इस वर्क स्टेशन पे बल्ब असेंबल किया जाएगा, अगले वर्क स्टेशन पे टायर असेंबल किया जाएगा, उससे अगले वर्क स्टेशन पे सीट असेंबल किया जाएगा। इस तरह से हर एक वर्क स्टेशन पे अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। वो सप्लाई, वो चेन है, मैन्युफैक्चरिंग चेन है, उस मैन्युफैक्चरिंग चेन पे अलग अलग वर्क स्टेशन पे अलग अलग काम होता है, ठीक है। मान लीजिए जो मेरा वर्क स्टेशन है वो क्या है, कार में जो टायर असेंबली का है, टायर मेरे को उसमें असेंबल करना, लगाना है। मेरा पहला वर्क स्टेशन क्या है, उसको बल्ब को असेंबल करना है कार में। बल्ब असेंबल होकर मेरे पास आया, ठीक है। अब मेरे को टायर असेंबल करना था, लेकिन हो सकता है किसी प्रॉब्लम के कारण, कोई दिक्कत के कारण उस वर्क स्टेशन से इस वर्क स्टेशन में पे आने के बीच में बल्ब टूट जाए, ठीक है ना। जो बल्ब है कार का वो टूट गया, ठीक है। जब वो टूट गया तो मैंने देखा कि मेरा काम है भाई टायर का असेंबल करना, मैंने टायर असेंबल कर दिया, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे बल्ब टूटा है, तो मैं क्या करूँगा, कंपनी को रिपोर्ट करूँगा, भाई यहाँ पे ये प्रोडक्ट था, इसमें ये प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है ना, बल्ब असेंबल हुआ था लेकिन टूट गया है। तो कंपनी वाले क्या करेंगे, उसको बोलेंगे उसको हटाओ, फिर से स्टार्टिंग में भेजो, नहीं ऐसा तो नहीं बोलेंगे। वो क्या करेंगे कि ठीक है आप उस वहाँ पे आप बल्ब को असेंबल कर दीजिए, अगर आपसे असेंबल हो जाएगा तो मैं बोलूँगा ठीक है मेरे से हो जाएगा असेंबल, मैं कर दूंगा असेंबल। मैंने क्या किया, बल्ब को असेंबल करने का काम स्टार्ट किया। लेकिन मेरा जो वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन किसके लिए है, टायर का, तो मैं बल्ब कहाँ से लाऊंगा असेंबल करने के लिए, तो मेरा पिछला वर्क स्टेशन पर ना बल्ब है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि मैं फिर से वहाँ पे जाऊँ, वहाँ से बल्ब लेकर आऊँ, इसको इंस्टॉल करूँ, या फिर से कार जो है उसको हटाया जाए वर्क चेन से हटाकर फिर से पिछले वर्क स्टेशन पे भेजा जाए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है कि हर एक वर्क स्टेशन पे अलग अलग इन्वेंट्री रखा जाता है। अगर आपका टायर का है तो आपके पास कुछ बल्ब भी होंगे, कुछ सीट भी होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी होंगे। अगर वो ख़राब होता है तो आप ही के वर्क स्टेशन से उठाकर उस पर असेंबल किया जाए, लगाया जा सके, ताकि मेरे को फिर से सप्लाई चेन को इधर उधर ना करना पड़े। तो जो मैंने एक्स्ट्रा
अपना जो इन्वेंट्री था उसके अलावा जो दूसरा इन्वेंट्री मैंने रखा था सरप्लस में, एक्स्ट्रा में, इस तरह के इन्वेंट्री को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डीकपलिंग इन्वेंट्री। इसको क्या बोलते हैं? डीकपलिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ये भी हम लोग समझ रहे हैं, डीकपलिंग इन्वेंट्री। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम लोग बात करें डिपेंडेंसी क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी अगर इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन करते हैं तो फिर से मैं वही एग्जांपल लूँगा, कौन सा? कार मैन्युफैक्चरिंग वाला। ठीक है, कॉमन एग्जांपल बार बार ले रहा हूँ। जो मैंने कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ और मेरा जो इन्वेंट्री के लिए जो मैंने टायर खरीद के लाया है, अपने स्टॉक रूम में रखा है, तो ये जो टायर का इन्वेंट्री है वो क्या है? इंटर डिपेंडेंट है। किस पे? कार के मैन्युफैक्चरिंग पे। अगर मैं 100 कार मैन्युफैक्चरिंग करूँगा तो मेरे को 500 टायर की ज़रूरत होगा, 200 करूँगा तो 1000 का ज़रूरत होगा। तो ये क्या है? जो इन्वेंट्री है टायर का वो क्या है? डिपेंडेंट है कार के मैन्युफैक्चरिंग पे। ठीक है, तो जो एक इन्वेंट्री दूसरे इन्वेंट्री पर जब डिपेंड करता है उस तरह के इन्वेंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट इन्वेंट्री। अब आते हैं दूसरे जो कि इंडिपेंडेंट है। कैसे भाई? इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री का एग्जांपल मान लीजिए मेरा जो मार्कर है, ये मार्कर का जो मैंने को मैन्युफैक्चरिंग करना है तो मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अपने जगह पर सब चीज़ हो रहा है। ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि बोर्ड का डिमांड कितना है। भाई बोर्ड का डिमांड कुछ भी हो सकता है, जिसके पास बोर्ड है उसके पास मार्कर का ज़रूरत है ही, वो तो खरीदेगा ही बोर्ड के साथ साथ। लेकिन जब बोर्ड उसके पास है उस दरम्यान ये भी हो सकता है कि उसका मार्कर ख़राब हो जाए। जब मार्कर ख़राब हो जाएगा तो वो क्या करेगा? जाके मार्कर खरीदेगा ही खरीदेगा। बोर्ड तो भी साथ में नहीं ना खरीदेगा, बोर्ड है, मार्कर खराब हो गया तो मार्कर खरीदेगा। तो यहाँ पे जो मेरा ये इन्वेंट्री है मार्कर का, ये डिपेंडेंट नहीं है ये बोर्ड पे, ये डिपेंडेंट नहीं है बोर्ड पे। तो इस तरह से बहुत सारे इन्वेंट्री है जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। जब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे उस तरह के इन्वेंट्री को क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री। तो दो तरह के डिपेंडेंसी के इन्वेंट्री होता है, डिपेंडेंट इन्वेंट्री, एक इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री। ठीक है, अब मेरा इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन क्या हुआ? खत्म होता है यहाँ पे। अगर मेरे पास इन्वेंट्री है, अगर मेरे पास इन्वेंट्री है, मैं अब मूव कर रहा हूँ अपने चौथे टॉपिक, दैट इज इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम। ओके, अगर मेरे पास इन्वेंट्री है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा 100 डिमांड आता है एन एवरेज, तो मेरे को महीने के लास्ट में जाकर मेरे को ऑर्डर करना पड़ेगा फिर से प्रोडक्ट को, ताकि मेरा जो पता है 1 महीने में इतना है तो मैं उसी हिसाब से मैंने इन्वेंट्री रखा था। जैसे इन्वेंट्री मेरा खत्म होगा मैं क्या करूँगा? ऑर्डर करूँगा। लेकिन जो इन्वेंट्री है, डिमांड तो फ्लक्चुएटिंग है, जरूरी नहीं कि हमेशा फिक्स है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है कभी कम भी हो सकता है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि हमेशा ये अपना जाकर चेक करना पड़ेगा इन्वेंट्री में कि मेरे पास कितना अभी प्रोडक्ट बचा है, कितना अभी नहीं, कितना मतलब अभी प्रोडक्ट बचा है। अगर मेरे को लगता है कि नहीं अब प्रोडक्ट बहुत कम बचा है तो मैं ऑर्डर कर दूंगा। अगर लगता है कि नहीं अभी सरप्लस है तो मैं उसको ऑर्डर नहीं करूंगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि ऑर्डर करने के लिए हमको बार बार अपने इन्वेंट्री को क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा बार बार, या किसी फिक्स टाइम पे उसको चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास कितना अभी बचा हुआ प्रोडक्ट, इन्वेंट्री मेरे पास कितना है। तो जो इन्वेंट्री का रिव्यू करने का जो सिस्टम है वो 2 तरीके का होता है। जो इन्वेंट्री का रिव्यू करने का जो सिस्टम है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है पी टाइप, एक होता है क्यू टाइप। इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम कितना होता है? 2 तरीके का होता है, एक होता है पी टाइप, एक होता है क्यू टाइप। अब पी टाइप और क्यू टाइप क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। ऐसा भी कुछ इन्वेंट्री होता है जिसको आपको रेगुलरली चेक करना पड़ेगा। जैसे में मार्कर है, मार्कर का डिमांड फ्लक्चुएट कर रहा है, कितना भी हो सकता है। अगर मार्कर आप रखें हैं तो बार बार आपको चेक करना पड़ेगा मार्कर आपके पास है ना सफिशिएंट। अगर आपको लगता है कि नहीं सफिशिएंट नहीं है, कम हो गया है, 2 4 5 बचा हुआ है, तो अपना ऑर्डर कर देते हैं। जब तक वो सामान आएगा, जब तक ये खत्म होगा तब तक वो सामान मेरा आ जाएगा, मार्कर जो है वो मेरा आ जाएगा अपने स्टॉक में फिर से। तो ये बार बार एक तो आपको चेक करना पड़ेगा कितना है नहीं है। एक ऐसा भी इन्वेंट्री है जिसको आपको बार बार नहीं चेक करना पड़ेगा। आप अपना टाइम बना लिया, मेरे को 3 दिन बाद उसको चेक करना है। 3 दिन के बीच में भी खत्म होता है तो कोई मतलब नहीं बनता है, खत्म हो गया मैं उसको 3 दिन पे चेक करूंगा। एक फिक्स पीरियड पे आपको चेक करने का एक तरीका हो गया। एक बार बार आप चेक करिए, कुछ ऐसा इन्वेंट्री जिसको बार बार चेक करना पड़ेगा, और कुछ ऐसा भी इन्वेंट्री है जिसको आपको फिक्स टाइम पे चेक करना पड़ेगा। मैंने बार बार वाला तो एग्जाम्पल दे दिया, फिक्स पीरियड वाला मैं बताऊँ। अगर मान लीजिए आपका किराना का शॉप है, आप दूध सेल कर रहे हैं, ब्रेड सेल कर रहे हैं, ब्राउन ब्रेड वगैरह, तो अब उसमें क्या करना है कि जो मेरा
दूध है भाई, दूध आप ले आकर रखें इन्वेंट्री में तो वो 2 दिन तक चलेगा, 2 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है, 2 या 3 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो आप इसको क्या कीजिएगा, अगर आज आप सामान ले आकर रख दिए हैं, अब आप 2-3 दिन पहले उसमें चेक करने के लिए नहीं जाएगा, जो सामान है आपको सेल कीजिएगा, 2-3 दिन खत्म हो जाएगा तो फिर आप जाकर वहाँ पे देखिएगा कि हाँ भाई बचा हुआ तो इसको जल्दी निकालो, अगर नहीं बचा हुआ है तो अब ऑर्डर कर दो। क्योंकि अगर मान लीजिए आप ऑर्डर कर देते हैं तो एक्सपायर हो जाएगा, तो एक्सपायर हो जाए तो यूजलेस हो जाएगा। तो जो पेरिसेबल आइटम होता है, पेरिसेबल आइटम मतलब जो एक्सपायर हो सकता है, जो खराब हो सकता है तुरंत, उस तरह के, जैसे में वेजिटेबल हो गया, इस तरह के इन्वेंट्री को हम लोग को बार बार रीचेक नहीं करना होता है, फिक्स पीरियड में करेंगे, ठीक है। आज अभी कर लिए तो कल शाम को करेंगे, शाम को अगर लगता है कि सफिशिएंट है तो ऑर्डर करेंगे, सफिशिएंट है तो ऑर्डर नहीं करेंगे वेजिटेबल का, अगर लगता है कि नहीं सफिशिएंट नहीं है तो हम वेजिटेबल का ऑर्डर कर लेंगे। वेजिटेबल, अगर मैं वेजिटेबल सेल करता हूँ तब कि मैं बात बता रहा हूँ, का सुबह में अपना है सेल कर रहा हूँ, मैं शाम को एक बार देखूंगा अपने स्टॉक में कि मेरा वेजिटेबल है, अगर स्टॉक में लगेगा वेजिटेबल है तो मैं ऑर्डर नहीं करूँगा, अगर वेजिटेबल नहीं होंगे तो ऑर्डर कर लूँगा। तो ये जो है पेरिसेबल आइटम के लिए हम लोग जो होता है वो फिक्स पीरियड पे ही हम लोग चेक करते हैं। जो पी टाइप इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स पीरियड इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम, जो कि पेरिसेबल आइटम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें आपको फिक्स पीरियड पे जाकर उसको चेक करना होता है, ठीक है। जो क्यू टाइप ऑफ सिस्टम होता है, वो क्यू टाइप ऑफ सिस्टम में क्या करना पड़ता है, आपको इन्वेंट्री को बार बार रिव्यू करना पड़ता है, और जैसे ही रीऑर्डर लिमिट अचीव होता है, एक टर्म मैं बोल रहा हूँ नया, रीऑर्डर लिमिट, जैसे ही आपको रीऑर्डर लिमिट अचीव होता है तो आप उसको ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, ये जो इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम है इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे 2 बिन इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम, ठीक है, इससे भी नाम जानते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आया रीऑर्डर लिमिट। अब समझते हैं रीऑर्डर लिमिट क्या होता है, ठीक है। मैं जो प्रोडक्ट मंगाया हूँ, ठीक है, तो अगर मैं आज प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर दिया हूँ तो मेरा प्रोडक्ट तो आज ही नहीं आएगा, 2-4 दिन टाइम लगता होगा, 5 दिन टाइम लगता होगा। तो जब आज मैंने ऑर्डर किया, 5 दिन बाद मेरा सामान आने वाला है, तो जिस दिन सामान आने वाला है और जिस दिन मैंने ऑर्डर किया, ये जो टाइम गैप है, इस टाइम गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, लीड टाइम। क्या बोलते हैं, लीड टाइम। ध्यान दीजिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ, लीड टाइम। ये लीड टाइम क्या है कि जब आपने ऑर्डर प्लेस किया और जब आपके पास ऑर्डर आया, ये दोनों का बीच का जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, लीड टाइम, ठीक है। अगर मैंने आज ऑर्डर किया, मेरे को पता है कि जो मेरा डेली मार्कर का जो सेलिंग है वो 2 से 3 मार्कर है, अब मेरे को पता है कि आज मैंने ऑर्डर किया वो 10 दिन बाद आएगा, मतलब लीड टाइम कितना है, 10 दिन है। तो मैं अपने स्टॉक में, अगर डेली का डिमांड कितना है, 3 मार्कर, तो 10 दिन में आने वाला, लीड टाइम 10 दिन लगता है, आज ऑर्डर किया तो 10 दिन बाद आएगा, मतलब जब मेरे स्टॉक में, मेरे इन्वेंट्री में 30 मार्कर दिखा तो ऐसे मैं ऑर्डर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जो जिस टाइम में वो आ रहा होगा, जो लीड टाइम है, उस लीड टाइम के अंदर भी तो मेरे को सेल करना है। लीड टाइम के अंदर तो मेरे शटर गिरा के बंद करके बैठ नहीं ना जाऊंगा, मेरे को उस टाइम भी सेल करना है। तो उस टाइम गैप में जो सेलिंग होगा वो कितना होगा, 30। तो वो मेरा रीऑर्डर लिमिट कितना होगा, अगर आपके रीऑर्डर लिमिट मतलब कितना स्टॉक में सामान रहेगा तो आपको ऑर्डर कर देना है, ठीक है। कितना स्टॉक में, रीऑर्डर लिमिट क्या बताता, कितना आपके स्टॉक में सामान रहेगा तो आपको ऑर्डर कर देना है। लीड टाइम 10 दिन है, डेली का डिमांड 3 है, तो टोटल 30 मार्कर रहेगा, तब मेरा रीऑर्डर लिमिट अचीव्ड हो जाएगा। रीऑर्डर लिमिट अचीव्ड हो जाएगा, समझ गए रीऑर्डर लिमिट क्या हुआ, ठीक है। ये हो गया रीऑर्डर लिमिट। लेकिन मैंने क्या बोला कि डेली का डिमांड कितना होगा, डेली डिमांड कितना है, इसको मैं बोल रहा हूं कि जो मेरा डेली का डिमांड है वो कितना है, डेली का डिमांड कितना है, 3 मार्कर। लेकिन भाई मेरे दोस्त, ये तो जरूरी नहीं है ना कि 3 मार्कर ही डिमांड होगा डेली, हो सकता है 2 हो सकता है 1 हो सकता है 5 हो। तो मैं रीऑर्डर लिमिट को जानने के लिए ये सबसे पहला मेरे को जानना है कि मेरा जो डिमांड है वो कितना होगा, एंड एन एवरेज मेरा डिमांड पर डे कितना होगा। तो डिमांड रेट जानने के लिए सबसे पहले ये मेरे को जानना होगा कि जो मेरा प्रोडक्ट है उसका डिमांड महीने का कितना है। अगर महीने का डिमांड 100 है तो एक दिन का डिमांड कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है ना। 100 डिवाइडेड बाई 30 मतलब लगभग 3.33, इतना मेरा डिमांड है। जब मेरा डिमांड पता करेगा कि 3.33 मार्कर डेली का है तो उस हिसाब से मैं रख लूँगा। लेकिन मैं ये जब बात बोला कि मेरा महीने का डिमांड 100 है, मतलब ये जो मेरा
डिमांड रेट क्या है, फिक्स है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है कि आपका डिमांड रेट क्या हो, फिक्स हो। डिमांड जो है वो क्या होता है, वो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर का होता है। डिमांड कभी भी फिक्स नहीं होता है कि आपका प्रोडक्ट का इतना डिमांड होगा। किसी भी कार मैन्युफैक्चरर है क्या, किसी कार मैन्युफैक्चरर को ये पता नहीं है कि मेरा डिमांड कितना होगा, वो प्रोबेबिलिस्टिक है। तो कुछ ऐसे भी इन्वेंट्री होते हैं जिनका डिमांड जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, मतलब डिटरमाइंड है कि इतना ही होता है। जैसे में पेपर का क्या है, डिमांड फिक्स है, ऑलमोस्ट फिक्स है, ऑलमोस्ट तो फिक्स ही है भाई, रोज इतना पेपर का सेलिंग होता है। तो जो पेपर का डिमांड है न्यूज़पेपर का, वो ऑलमोस्ट क्या है, फिक्स है, डिटर्मिनिस्टिक है। आप डिटरमाइन करके रखें कि इतना मेरा सेल हो जाता है। लेकिन कार का जो डिमांड है वो क्या है, फिक्स नहीं है, वो क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक नेचर का है। जो डिमांड है वो क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक नेचर का है। तो मतलब यहाँ से क्या समझ में आया कि जो सी आपको रीऑर्डर लिमिट जो जानना है, तो उसके लिए आपको ये जानना होगा कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो क्या, उसका जो इन्वेंट्री का नेचर वो किस तरह का, डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री है कि प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री है। डिटर्मिनिस्टिक है कि प्रोबेबिलिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या, डिमांड रेट इज फिक्स। प्रोबेबिलिस्टिक मतलब डिमांड रेट इज नॉट फिक्स, इट डिपेंड अपॉन द प्रोबेबिलिटी। ओके तो अब यहाँ से इन्वेंट्री को पढ़ने के लिए हमारे पास दो पहलू है। एक तो हम लोग उस इन्वेंट्री के बारे में पढ़ेंगे जो कि डिटर्मिनिस्टिक नेचर के हैं, और एक इन्वेंट्री मॉड्यूल पढ़ेंगे किसके लिए, प्रोबेबिलिस्टिक के लिए। मोस्टली प्रोबेबिलिस्टिक नेचर ही फॉलो होता है, तो लेकिन हम लोग यहाँ पे दोनों पढ़ेंगे, डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल और प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल। तो हम लोग का अगला जो लेक्चर होगा वो अगला लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा किसके साथ, डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल। तो अगला जो लेक्चर होगा वहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देंगे डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल, और वहाँ से हम लोग अपने इन्वेंट्री के लिए इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी निकालेंगे, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालेंगे, टोटल एनुअल कॉस्ट निकालेंगे। इस तरह के पैरामीटर को कल से हम लोग अगले लेक्चर, कल से नहीं मतलब अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। लेकिन आपसे फिर से मेरा निवेदन है, आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए गूगल फॉर्म लिंक पे क्लिक कीजिए, उस क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि आप इस पूरे लेक्चर से कितना सीख पाएँ। ये आपसे बार बार मेरा रिक्वेस्ट होता है, प्लीज़ आपको ये मैं आपको जज करने के लिए नहीं देख रहा हूँ, इससे मेरे को भी पता चलेगा कि मैं अपना कितना आपको डिलीवर कर पा रहा हूँ, क्या मेरा बताए हुए चीज़ को आप ग्रैब कर पा रहे हैं या नहीं, ये मेरे को पता चलेगा। इसलिए प्लीज़ आप उसमें जाइए, उस क्विज को पार्टिसिपेट कीजिए, उसको आप दीजिए क्विज को देने के बाद जैसे क्विज कंप्लीट होता है आपको रिस्पॉन्सेज आपके मिल जाएगा कि आपका मार्क्स कितना आया, कितना आपने करेक्ट किया, कितना आपने इनकरेक्ट किया। जो आपका इनकरेक्ट है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं डाउट सेक्शन में, मैं आपको बताना बिल्कुल मतलब जितना हो सकता है मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। थैंक यू एवरीवन।